नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और इसमें हमने काफ़ी पढ़ भी लिया है। जैसे मौलिक अधिकार क्या होता है, उसकी भूमिका हमने देख लिया था। अब मौलिक अधिकार के बारे में हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है वो भी देख लिया था। और मौलिक अधिकार जो है उसमें हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था, राज्य के शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। जो अगला अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और इसके बाद के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और आज का जो अधिकार है वो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो इसमें दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 में दो बातें कही गई है। अनुच्छेद 29 में दो बातें कही गई है। एक तो कि किसी भी व्यक्ति को, जो वर्ग है यहाँ पे, चाहे अल्पसंख्यक है और उनकी अपनी भाषा लिपि है, तो किसी भी वर्ग या व्यक्ति या अल्पसंख्यक को जिनकी अपनी भाषा लिपि संस्कृति है, उन्हें अपनी भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। किसी भी वर्ग को जिनके पास अपनी भाषा लिपि संस्कृति है, उन्हें अपनी भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद में ये पहली बात कही गई। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा संचालित चाहे सरकारी स्कूल कॉलेज में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। किसी भी व्यक्ति को राज्य के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल या कॉलेज में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो इसमें आपको पहले तो ये हेडिंग डालनी है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अगला अधिकार है। और अभी तक अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो मैं इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पहले हमने 3 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं, तो उसको पहले आप देख लेना, उसके बाद ये देखना है। तो पहले आप उसको देखेंगे तब ये समझ में आएगा, क्योंकि हमने उसमें काफ़ी पढ़ लिया है कि मौलिक अधिकार क्या है, और इससे पहले के जितने अधिकार हमने पढ़ लिया है। तो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको पहले वो देखना है, फिर ये देखना है। तो अगला आप यही लिखेंगे, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और उसमें पहले अनुच्छेद 29 लिखेंगे। और 29 के जो पहली बात है वो लिखेंगे कि भारत में अगर किसी वर्ग को या किसी अल्पसंख्यक वर्ग को, चाहे कोई भी वर्ग हो, जिनकी अपनी भाषा लिपि या संस्कृति है, तो उन्हें अपनी भाषा लिपि या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। और दूसरी बात लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, जो अल्पसंख्यक चाहे कोई भी है, उसे किसी भी शिक्षण चाहे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसको सिंपल में लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो इसमें दो बातें कही गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 30 में आप लिख सकते हैं, 30 में कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी हो, किसी व्यक्ति को अपनी भाषा लिपि, ठीक है, और संस्कृति की रक्षा के लिए वो स्कूल कॉलेज या कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा लिपि या संस्कृति की रक्षा के लिए स्कूल या कॉलेज की स्थापना कर सकता है या खोल सकता है। तो ये आपको 30 में लिखनी है। तो ये हो गया शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला जो अधिकार है हमारा, वो देखते हैं। तो इसमें ये दोनों अनुच्छेद 30 और ये 29 का जो अधिकार है वो आपको ध्यान में रखना है। अब अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें और एक ही अधिकार है, इस एक ही अनुच्छेद है इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें हम देखेंगे क्या है क्या है। पहले देखते हैं होता क्या है। तो देखिए, जितने भी हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं,
उन अधिकारों का महत्व तब तक नहीं है जब तक उसे लागू करने की व्यवस्था ना की जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसको लागू करने की, चाहे इसकी पूरी जिम्मेवारी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, चाहे न्यायालय को दी है। और न्यायालय का एक कर्तव्य है कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करे। अगर न्यायालय को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई होती, अगर ये लागू नहीं किया गया होता है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को रोक सकती थी, छीन सकती थी, और उस स्थिति में मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की, चाहे सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय न्यायालय को दी। और भारतीय न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ रीट, लेख या कुछ याचिकाएं कुछ आदेश जारी किए जाते हैं। रीट, लेख या आदेश जारी किए जाते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय करता है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा करता है, और जो उच्च न्यायालय करता है वो अनुच्छेद 226 के द्वारा करता है। ठीक है, तो एक तो पहले इसको ये ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है वो। तो इसमें एक बार आप इसमें थोड़ा सा लिखना है आपको, इस हेडिंग बना के उसके बाद लिखना है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से इसमें रीट जारी करना है। तो ये लिखना है कि मौलिक अधिकारों की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसे लागू करने की व्यवस्था ना की जाए। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेवारी न्यायालय को दी है। अगर ये जिम्मेवारी न्यायालय को नहीं दी जाती, चाहे ये लागू नहीं होता है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती थी, वो व्यक्ति को उपयोग करने से रोक सकती थी। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेवारी दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ लेख या रीट जारी करते हैं। और उन्हीं रीटों को देखेंगे कौन कौन से रीट जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला रीट जो दोनों जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। ये लेख या रीट आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेख। ठीक है, लेख या रीट कुछ भी आप लिखेंगे। ठीक है, परमादेश, लेख। उसके बाद आप लिखेंगे प्रतिषेध लेख। उसके बाद लिखेंगे उत्प्रेषण लेख। और लास्ट में आपको लिखना है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, तो ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रीट जारी किए जाते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद वो 32 के अनुसार करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार करते हैं, लेकिन दोनों सेम रीट जारी करते हैं। और ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 तरह के रीट दोनों जारी करते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। तो अब एक एक में देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें फिर आपको ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिखना है कि इसका मतलब, बंदी प्रत्यक्षण लेख का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, अगर इसको शॉर्ट में देखिए, लैटिन भाषा का जो शब्द है हैबियस कार्पस, उससे लिया गया। अब इसका मतलब होता है कि शरीर को हमारे पास प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को, इसमें लिखना क्या आपको कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति के साइड से अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, इसको बताता है कि इस व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है,
और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसकी जांच करनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है पुलिस वालों को कि उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत की जाए, और प्रस्तुत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट कारणों की जांच करता है। अगर उसको सही कारण से गिरफ्तार किया गया है तब तो उसको बंदी बनाए रखा जाएगा, अगर उसको गलत कारणों से गिरफ्तार किया गया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट उसी समय रिहा करने का इजाज़त दे देगा। तो इसमें लिखना है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा, और जांच करने के बाद अगर वो कारण गलत पाया गया तो व्यक्ति को छोड़ने का इजाज़त दे देता है। तो इसी को आ जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अगला है परमादेश लेख। परमादेश, और तो परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसमें लिखना क्या है, इसका मतलब वो ये होता है कि हम आदेश देते हैं, और इसमें आपको देखना क्या है, लिखना क्या है कि अगर कोई सार्वजनिक व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति, चाहे कोई सरकारी संस्था, अगर कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, अपने कर्तव्यों को निभा नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ ये न्यायालय रिट जारी करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई स्कूल है, चाहे कोई कॉलेज है, बच्चों को पास करने के बाद भी अगर उनको मार्कशीट या डिग्री नहीं दे रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करके और उनको बच्चों को मार्कशीट या डिग्री देने के लिए आदेश दे सकते हैं। तो इसमें लिखना क्या है कि अगर कोई सार्वजनिक संस्था या कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय परमादेश लेख जारी करके उस व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकता है। तो इसमें ये लिखना है। उसके बाद देखते हैं प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब, या निषेध भी इसको लिख सकते हैं, प्रतिषेध या निषेध। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय, कोई निचली न्यायालय, जो जिला न्यायालय चाहे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय कुछ ऐसे मुकदमे की सुनवाई अपने यहाँ करते हैं जो उनके अधिकार में नहीं आता है, फिर भी उस पर वो सुनवाई कर रहे हैं, तो उस न्यायालय के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करके या लेख जारी करके उनको ऐसा करने से रोक सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आप इसकी सुनवाई मत करो, या आपके अधिकार में नहीं आता, तो उसको प्रतिषेध या निषेध कर सकते हैं। तो यही प्रतिषेध का मतलब होता है कि अगर निचली अदालत कुछ ऐसे मुकदमों की सुनवाई अपने यहाँ कर रहे हैं जो उनके अधिकार में नहीं आता, फिर भी उसकी सुनवाई कर रहे हैं, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी करके ऐसे न्यायालय को रोक सकता है कि आप इसकी सुनवाई मत करो। उसके बाद है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख, इसमें क्या होता है कि इसमें भी थोड़ा सा अंतर है कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय चाहे कोई निचली न्यायालय कुछ ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रही है जिससे उसे मतलब सही से मतलब उसे फैसला नहीं आ रहा है, न्यायालय की बदनामी हो रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय वो रिट जारी करके उत्प्रेषण लेख और उसको रोक के चाहे उसको अपने पास मंगवा सकते हैं उस केस को कि आप इसकी सुनवाई मत करो, क्योंकि इससे न्याय लोगों को सही से नहीं मिल पा रहा है, चाहे इसमें न्यायालय की बदनामी हो रही है। तो इस स्थिति में उत्प्रेषण लेख जारी करके और न्यायालय उस केस को अपने पास मंगवा सकता है। और लास्ट में अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख, तो अधिकार परीक्षा लेख में क्या होता है कि इसका मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। तो इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से अपने पद पे बना हुआ है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से अपने पद पे बना हुआ है तो न्यायालय उसे रिट जारी करके ये पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से अपने पद पे बने हुए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट का एज हो गया है फिर भी अपने पद पे बना हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करके ये पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से अभी भी अपने पद पर बने हुए हो, और उसे पद छोड़ने का इजाज़त दे सकता है। तो यह अधिकार परीक्षा लेख। तो ये आपको सब एक एक करके पहले हेडिंग बनानी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, और उसके बाद जो भी मैंने चीज़ें बताई हो एक एक करके सब में ये
लिखना है। तो ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। ये संविधान का आत्मा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इसको आपको ज़रूर सही से याद करना है और लिखना है। तो ये लगभग मोटे मोटे हमारे जो अधिकार है वो लगभग समाप्त हो गया। और अब हम देख लेते हैं जो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार, तो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, तो इसको ध्यान रखना है कि संपत्ति के अधिकार को 1978 जो संविधान का 44वां संशोधन हुआ, 44वां संशोधन, इस संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है। अब इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया है। तो संविधान के 44वें संशोधन जो 1978 में किया गया है, उस संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और ये है अनुच्छेद 300A। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार है। तो अब इसका मतलब क्या है, जब संपत्ति मौलिक अधिकार था तो उस दौरान सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति ले नहीं सकती थी, लेकिन अब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की खेत या ज़मीन चाहे जो भी लेना हो तो सरकार अब ले सकती है कि अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार अब नहीं है। तो सरकार कानून बना के किसी व्यक्ति की ज़मीन या संपत्ति ले सकती है, तो इसको हटा दिया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 31 में था इसको आप नोट कर लेना, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये तो 32 तक हो गया, अनुच्छेद 12 से 32 तक हमने पढ़ लिया है, लेकिन अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। तो हम देखेंगे 33, 34 और 35 में क्या है। अनुच्छेद 33 और ये 34 और 35 में आप देखते हैं क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि जो सशस्त्र बल होते हैं, गुप्तचर होते हैं, और जो हमारे गुप्तचर सशस्त्र बल चाहे जो राजदूत होते हैं, उनके अधिकार हैं हमेशा वो निलंबन के अवस्था में। निलंबन का मतलब होता है कि हमेशा रुके हुए रहेंगे। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि सशस्त्र बल का मतलब कि हथियारों वाले जो सैनिक है, हमारे जितने भी सैनिक है, चाहे थल सेना, नौसेना, चाहे वायु सेना, इनके और जो गुप्तचर होते हैं, आईबी इंटेलिजेंस, ये लोग होते हैं, इसके अलावा जो हमारे राजदूत होते हैं, इन सबके अधिकार क्या होंगे कि निलंबन के अवस्था में रहेंगे। निलंबन का मतलब रुके हुए रहेंगे, हमेशा अपने अधिकारों का इस्तेमाल आम लोगों की तरह नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि सशस्त्र बल, गुप्तचर और जो हमारे राजदूत होते हैं, उनके अधिकार हमेशा निलंबन की अवस्था में रहेंगे, वो इसका इस्तेमाल नहीं। इसके पीछे कारण ये रहा होगा कि अगर हमारे जो गुप्तचर है वो मीडिया के सामने चाहे कहीं भी कुछ भी बोले तो ये सही नहीं है, चाहे सेना भी किसी के सामने कुछ बोले तो ये भी सही नहीं है। तो इसके पीछे यही है कि वो अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें चाहे नहीं करेंगे, उनके अधिकार हमेशा रुके हुए होते हैं। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि सशस्त्र बल और मार्शल लॉ और मौलिक अधिकार, इसका है सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार इसका नाम, और 34 का है मार्शल लॉ और मौलिक अधिकार। तो 34 में ये कहा गया है कि जहाँ भी मौलिक अधिकार, मतलब जहाँ भी सैनिक कानून हैं, जैसे कैंट होते हैं, छावनी होते हैं, उस इलाके में कि जहाँ भी मार्शल कानून लागू है, चाहे सेना कानून लागू है, वहाँ पे लोगों के अधिकार होंगे वो निलंबन के वास्ते में रहेंगे। जहाँ पे कैंट वाले एरिया होते हैं, जहाँ पे छावनी होती है, सेना का इलाका होता है, उस इलाके में लोगों के, सामान्य नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो निलंबन के वास्ते में रहेंगे। लोग अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ सेना की देख रेख में आपको सब कुछ करना है।
तो अनुच्छेद 34 में ये कि सैनिक छावनी में चाहे मार्शल लॉ की स्थिति में, सैनिक कानून की स्थिति में लोगों के जो मौलिक अधिकार है वो निलंबन के अवस्था में रहेंगे, लोग अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 35 में है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। ठीक है, तो ये 33 का जो नाम है वो नाम है जिसका कि सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार। 34 का जो नाम है मार्शल लॉ या सैनिक कानून और मौलिक अधिकार, और 35 का ये है कि इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा मौलिक अधिकार पूरा। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक बिल्कुल हमने देख लिया है कि ये क्या है। तो हम अब अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में, कि मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है और उसके महत्व क्या है, विशेषता या महत्व और इसकी आलोचना क्या है। उसके बाद हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, उनकी विशेषताएँ क्या हैं। तो अभी तक अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो, चाहे नहीं आया, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे तो बिल्कुल ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें हम BA से संबंधित और UPSC से संबंधित चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। चलिए, जय हिंद।